युद्ध में सत्य इतना कीमती होता है कि उसे हमेशा झूठ के एक अंगरक्षक द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। लेकिन क्या होता है जब झूठ का ये अंगरक्षक उन आम नागरिकों के लिए ही खतरा बन जाए जिनकी रक्षा की जानी चाहिए? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक ऐसे ही विरोधाभास को उजागर करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी किसी जासूसी नॉवेल जैसी लगती है। एक तरफ सेनाएं कहती हैं कि दुश्मन को धोखा देना जरूरी है। हाँ, जो कि युद्ध का एक हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा धोखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्वासघात मानता है, यहां तक कि एक युद्ध अपराध। आज हम इसी महीन रेखा के पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि जब ये रेखा पार होती है तो इसका अंजाम कितना कितना भयानक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक हालिया रिपोर्ट से। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं। हाँ, जिनके मुताबिक अमेरिकी सेना ने पिछले साल वेनेजुएला के तट के पास ड्रग्स की तस्करी करने वाली एक संदिग्ध नाव पर हवाई हमला किया। अब इसमें अजीब बात यह थी कि हमले के लिए जो प्लेन इस्तेमाल हुआ वो एक आम नागरिक विमान जैसा दिखता था। हाँ, और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ये विमान असल में एक गुप्त अमेरिकी बेड़े का हिस्सा था। इसे जानबूझकर एक आम से दिखने वाले मतलब एक सिविलियन प्लेन की तरह पेंट किया गया था। अच्छा। यहाँ तक कि इसके हथियार भी पंखों के नीचे नहीं बल्कि धड़ के अंदर छिपाए गए थे, ताकि वो दिखे ही नहीं। हाँ, ताकि रडार पर या देखने में वो बिल्कुल एक सामान्य कमर्शियल प्लेन लगे। और ये सब सितंबर 2025 में शुरू हुए एक बड़े नार्को टेररिज्म ऑपरेशन का हिस्सा था। मतलब एक फौजी विमान लेकिन भेस एक सिविलियन प्लेन का। यहीं पर तो एक बहुत जरूरी कानूनी और नैतिक सवाल खड़ा होता है ना। बिल्कुल। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द सामने आता है, पर्फिडी। पर्फिडी? हाँ, पर्फिडी। इसका सीधा सा मतलब है विश्वासघात। विश्वासघात। जब आप दुश्मन को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप कानून के तहत सुरक्षित हैं, जैसे कि आप एक नागरिक हैं या डॉक्टर हैं, और फिर उस विश्वास का फायदा उठाकर उस पर हमला करते हैं, तो उसे पर्फिडी कहते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है, ये पेंटागन के अपने लॉ वॉर मैनुअल का भी सीधा उल्लंघन है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। क्या युद्ध में हर तरह का धोखा जायज नहीं होता? मतलब एक सैनिक जो घास में छिपकर बैठा है वो भी तो एक तरह का धोखा ही दे रहा है। तो फिर एक प्लेन को सिविलियन की तरह पेंट करना इतना अलग और इतना ज्यादा गलत क्यों है? इसमें और दूसरे सैनिक धोखों में क्या फर्क है? ये बहुत शानदार सवाल है और यही इस पूरी बहस का केंद्र है। देखिए, युद्ध के कानून धोखे, जिसे रूजेस ऑफ वॉर कहते हैं, और विश्वासघात यानी पर्फिडी के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। अच्छा। घास में छिपना या नकली टैंक बनाना एक जायज धोखा है, लेकिन पर्फिडी में आप दुश्मन के कानून का सम्मान करने की भावना का फायदा उठाते हैं। मतलब आप उस नियम का फायदा उठा रहे हैं जो कहता है कि नागरिकों पर हमला मत करो। बिल्कुल। अगर हर सेना ऐसा करने लगे तो कोई भी सेना किसी भी नागरिक विमान पर भरोसा नहीं कर पाएगी। ये तो उस पूरी कानूनी ढाल को ही तोड़ देता है जो आम लोगों को युद्ध से बचाती है। समझ गया। तो ये सिर्फ दुश्मन को धोखा देना नहीं है बल्कि उस पूरे सिस्टम को ही धोखा देना है, जो युद्ध के दौरान भी कुछ लोगों को सुरक्षा देता है। सही कहा। अच्छा, जब अमेरिकी रक्षा विभाग से इस बारे में पूछा गया तो उनका आधिकारिक जवाब क्या था? उनका जवाब वो बहुत ही नपातुला और टालने वाला था, जैसा कि अक्सर होता है। हाँ। पेंटागन के प्रेस सचिव किंग्सले विल्सन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी सेना मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर मानक और गैर मानक विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करती है। मतलब न तो हाँ न तो ना। बिल्कुल एक क्लासिक गैर इनकार गैर स्वीकारोक्ति है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे माना भी नहीं और इनकार भी नहीं किया। एक तरह का नो कमेंट जवाब, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सही। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि अमेरिकी वायुसेना खुद इस रणनीति के इसके खिलाफ थी। हाँ, ये विडंबना ही है। अमेरिकी वायुसेना ने इस पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। उनका तर्क यही था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दुश्मन हर नागरिक विमान पर शक करने लगेगा। हो सकता है कि वो वे जरूरी सावधानियां बरतना छोड़ दे जो उसे बरतनी चाहिए, क्योंकि उसे लगेगा कि कोई भी विमान हमला कर सकता है। यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना की हैंडबुक में भी कहा गया है कि हमला सैन्य सम्मान के दायरे में होना चाहिए, और खास तौर पर पर्फिडी का सहारा लिए बिना। बिल्कुल, क्योंकि जब आप नागरिक बनकर हमला करते हैं तो आप हर असली नागरिक को खतरे में डाल देते हैं। तो ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है,
नागरिक विमानों को सैन्य संघर्षों में ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के और भी उदाहरण हैं। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न बनता जा रहा है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2020 में ईरान द्वारा यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट 752 को मार गिराने की घटना को लीजिए। हाँ, वो भयानक हादसा। सभी 176 लोग मारे गए थे। बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें एक बहुत ही भयावह बात कही गई। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिकी जवाबी कार्रवाई की आशंका में उसी आशंका में जानबूझकर अपना हवाई क्षेत्र खुला रखा ताकि वे नागरिक विमानों और यात्रियों को एक तरह से मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। मानव ढाल, ये तो और भी भयानक है। ये परफिडी का एक और घिनौना रूप है। एक और उदाहरण रूस और इजराइल के बीच का तनाव है। अच्छा, रूस ने बार बार इजराइल पर ये आरोप लगाया है कि वे सीरिया में हवाई हमलों के दौरान नागरिक विमानों को कवर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनके पीछे छिपकर। हाँ, 2018 में एक घटना हुई थी जब सीरियाई हवाई सुरक्षा ने गलती से एक रूसी सैन्य विमान को मार गिराया था। और मॉस्को ने इसके लिए सीधे सीधे इजराइल को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इजरायली जेट्स ने सीरियाई मिसाइलों से बचने के लिए रूसी विमान का इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिकी विरोधी या कोई भी देश जो किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में है, वो ये सवाल करना शुरू कर सकता है कि क्या उनके ऊपर उड़ने वाला अगला विमान वाकई एक कमर्शियल फ्लाइट है या फिर हमला करने के लिए तैयार एक छिपा हुआ सैन्य विमान। ये तो हर यात्री विमान को, हर आम यात्री को संदेह के घेरे में ला देता है। और ये संदेह कितना घातक हो सकता है, इसका शायद सबसे दुखद और ऐतिहासिक उदाहरण 1988 की एक घटना है, जब अमेरिकी नौसेना ने खुद एक ईरानी यात्री विमान को मार गिराया था। उस घटना का मूल कारण यही संदेह था। और ये कहानी आज की हमारी चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उस कहानी में जाना बहुत जरूरी है। चलिए उस दिन की कहानी को समझते हैं। जरूर। उस समय 1980-88 का ईरान-इराक युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका आधिकारिक तौर पर तो तटस्थ था, लेकिन असल में वो सद्दाम हुसैन के इराक का समर्थन कर रहा था। सही। फारस की खाड़ी में टैंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, जहां दोनों देश एक दूसरे के तेल टैंकरों पर हमला कर रहे थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और इसी माहौल में अमेरिकी युद्धपोत USS विंसेंट तैनात था। और ये कोई आम युद्धपोत नहीं था। ये उस समय के सबसे उन्नत लड़ाकू सिस्टम एजिस से लैस था। एजिस कॉम्बैट सिस्टम? हाँ, जो एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता था। इसे लगभग अभेद्य माना जाता था। उसके साथ एक झड़प में उलझा हुआ था। उसी समय पास के बंदर अब्बास हवाई अड्डे से ईरान एयर की फ्लाइट 655 ने दुबई के लिए उड़ान भरी। एक नियमित कमर्शियल उड़ान। हाँ, एक नियमित निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान। लेकिन यहाँ एक पेंच था। बंदर अब्बास एक दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा था। मतलब वहां से सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह की उड़ानें होती थी। बिल्कुल, वहां से नागरिक उड़ानें भी चलती थीं और वहीं पर ईरानी वायुसेना के F-14 लड़ाकू जेट भी तैनात थे। और अमेरिकी क्रू को यही डर था कि ईरान इन F-14 का इस्तेमाल उन पर हमला करने के लिए कर सकता है। सही है। उन्हें खुफिया जानकारी थी कि इन F-14 में मेवरिक मिसाइलें हो सकती हैं जो जहाजों को निशाना बना सकती हैं। तो जब विंसेंस के एजिस रडार सिस्टम पर एक अज्ञात विमान दिखा जो बंदर अब्बास से उड़ान भर रहा था, तो जहाज पर खतरे की घंटी बज गई। हाँ, लेकिन वो तो एक यात्री विमान था। क्या रडार पर ये पता नहीं चल रहा था? यही तो सवाल है। यहीं पर युद्ध का कोहरा और मानवीय त्रुटि सामने आती है। बाद की जांच में पता चला कि फ्लाइट 655 एक नागरिक कोड प्रसारित कर रहा था जिसे स्क्वॉक कहते हैं। स्क्वॉक? हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जो विमान की पहचान, ऊंचाई, गति सब बताता है। लेकिन तनाव में विंसेंस के क्रू ने उसे एक सैन्य कोड समझ लिया। और उन्हें ये भी लगा कि विमान उन पर हमला करने के लिए नीचे आ रहा है ना? हाँ, ये सबसे बड़ी गलती थी। जहाज के कैप्टन विलियम सी रॉजर्स III को बताया गया था कि विमान उनकी ओर नीचे उतर रहा है, जो एक हमलावर रुख होता है। जबकि असल में विमान अपने निर्धारित मार्ग पर ऊपर चढ़ रहा था, जैसा कि कोई भी यात्री विमान उड़ान भरने की बात करता है। कैप्टन रॉजर्स के पास फैसला लेने के लिए 5 मिनट से भी कम का समय था। बहुत कम समय। उनके सामने जानकारी थी कि एक संभावित F-14 लड़ाकू जेट उन पर हमला करने आ रहा है। उस दबाव में उन्होंने सबसे बुरा मानकर 2 मिसाइलें दागने का आदेश दे दिया। और उन मिसाइलों ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया। 290 लोग,
जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे। सभी मारे गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक भयानक त्रासदी है जो सिर्फ संदेह की वजह से हुई। बिल्कुल। बाद में जब जांच हुई तो सारी गलतियां सामने आ गई। ये भी पता चला कि यूएसएस विंसेंस उस समय ईरानी समुद्री सीमा के अंदर था, अंतर्राष्ट्रीय जल में नहीं, जैसा कि अमेरिका ने दावा किया था। अच्छा। हाँ, अमेरिकी नौसेना की अपनी जांच ने निष्कर्ष निकाला कि ये मानवीय त्रुटि थी जो पहली बार युद्ध का सामना कर रहे क्रू के मनोवैज्ञानिक तनाव के कारण हुई। तो उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कभी भी कानूनी तौर पर अपनी गलती नहीं मानी। हाँ, बाद में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा जरूर दिया। तो आप ये कह रही हैं कि 2025 में जो अमेरिकी सेना ने किया वो ठीक वही माहौल बना रहा है जिसकी वजह से 1988 में उनके अपने ही हाथों एक भयानक त्रासदी हुई थी। बिल्कुल। ये तो बहुत ही विडंबनापूर्ण है। यही इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब एक देश, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और, पर्फिडी का इस्तेमाल करता है, यानी अपनी सैन्य संपत्ति को नागरिक संपत्ति के रूप में छिपाता है, तो वो अपने दुश्मनों को ये सिखा रहा है कि किसी भी नागरिक विमान पर भरोसा मत करो, वो एक छिपा हुआ हमलावर हो सकता है। आप ठीक उसी संदेह और डर का माहौल बना रहे हैं जिसके कारण ईरान एयर फ्लाइट 655 की त्रासदी हुई। ये युद्ध क्षेत्रों में नागरिकों को मिलने वाली सुरक्षा की पूरी अवधारणा को ही कमजोर कर देता है। तो मुख्य बात यह है कि परफिडी सिर्फ एक नियम पुस्तिका का तकनीकी उल्लंघन नहीं है, ये एक ऐसी रणनीति है जो संघर्ष क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा के पूरे ताने बाने को ही नष्ट कर देती है। हाँ, ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान है जहां एक बार उतरने के बाद इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जैसा हमने 1988 के मामले में देखा। ये हर नागरिक को एक संभावित लक्ष्य में बदल देता है और अंततः ये हर किसी को, यहाँ तक कि आपके अपने नागरिकों को भी, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में यात्रा कर रहे हैं, असुरक्षित बना देता है। क्योंकि अगर आप ये रणनीति अपनाते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका दुश्मन इसे नहीं अपनाएगा। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नैतिकता, जीएस पेपर 2 और पेपर 4, हाँ, जीएस पेपर 2 और पेपर 4 के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी है। सवाल यह है, आज के इस युग में जहां युद्ध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, हाइब्रिड वॉर और प्रॉक्सी वॉर आम हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून खुद को कैसे अनुकूलित कर सकता है ताकि नागरिकों की रक्षा की जा सके, खासकर तब जब लड़ाकों और गैर लड़ाकों के बीच का अंतर जानबूझकर धुंधला किया जा रहा हो। इस मुश्किल सवाल पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें जो इन विषयों में रुचि रखते हैं। हम आपसे अगले विश्लेषण में मिलेंगे।